Hello students, my name is Tripti Singh and I am an assistant professor in Dayal Group of Institutions. The topic which I am going to explain you all is breach of contract and the remedies available to the aggrieved party for breach of contract. This topic comes under the subject of business laws. Now the meaning of breach of contract is the violation of terms and conditions in a contract is breach of contract. क्या मतलब हुआ इसका कि जब भी हम किसी कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं तो सर्टेन राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस उस कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं जिसे उन जो भी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं किसी कॉन्ट्रैक्ट में उनको पूरा करना होता है. उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशंस का अगर हम निर्वाहन नहीं करते, मतलब उसको पूरा नहीं करते उन टर्म्स एंड कंडीशंस को, तो उसको ही हम कहते हैं वायलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. मतलब उन टर्म्स एंड कंडीशंस का उल्लंघन करना ही ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है. द वायलेशन ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस इन अ कॉन्ट्रैक्ट इज breach of contract. Now there are various remedies available to the aggrieved party for breach of contract. मतलब कि जब हम कोई breach of contract कर रहे हैं या जो भी parties उसमें involve हैं किसी contract में, अगर वो उन terms and conditions का उल्लंघन कर रही हैं तो किसी न किसी other party को उससे नुकसान हो रहा है. जिस पार्टी को उस परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने की वजह से या ब्रीच करने की वजह से परेशानी हो रही है, या जो रॉन्ग्ड पार्टी या जो अग्रीव्ड पार्टी है जिसको लॉस भुगतना पड़ रहा है उस कॉन्ट्रैक्ट के ना पूरा होने से, तो वो जो चीज कहलाती है उसे ही हम कहते हैं कि उसी अग्रीव्ड पार्टी के लिए कुछ रेमेडीज इन्वॉल्व है हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में. ठीक है, तो पहला जो रेमेडी अग्रीव्ड पार्टी को मिलता है इसमें, वो फर्स्ट रेमेडी होती है कैंसिलेशन और रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. इन केस अगर किसी भी पार्टी ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया तो जो अग्रीव्ड पार्टी है या जो रॉन्ग्ड पार्टी है जिसके साथ गलत हुआ है वो क्या कर सकती है, वो उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है. ऐसा राइट्स या ऐसे रेमेडीज हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताए गए हैं. क्या हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल एक्स जो है वो जो है क्या करते हैं कि वाई के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं कि सर्टेन गुड्स वाई उनको डिलीवर करेंगे 1 महीने के अंदर. जैसे एक्स ने कहा कि आप ये हमको ये जो टेबल रखी हुई है स्टडी टेबल, ये आप हमको डिलीवर कर दीजिएगा बाय द एंड ऑफ दिसंबर. अब क्या होता है कि पहले तो वाई बोल देता है कि हाँ ठीक है हम आपको डिलीवर कर देंगे, मगर बाद में क्या होता है कि विद इन 1 मंथ अब वो कह रहे हैं कि हम नहीं डिलीवर कर पाएंगे आपको. 1 मंथ के बाद वो ऐसा कुछ बता रहे हैं कि हम नहीं डिलीवर कर पाएंगे आपको दिसंबर तक ये मतलब स्टडी टेबल्स. अब इस केस में क्या होगा कि एक्स चाहे तो वाई के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट दे दें, क्योंकि उन्हें तो अपना काम करवाना ही ना. तो यहाँ पे ये रेमेडी इन्वॉल्व है कि अगर एक पार्टी या जो भी पार्टीज उसमें इन्वॉल्व है किसी न किसी के साथ गड़बड़ कर दी या मतलब कुछ उस टर्म्स एंड कंडीशंस का वायलेशन कर दिया, तो दूसरी पार्टी के पास ये रेमेडी होती है कि उस कॉन्ट्रैक्ट को वो वहीं देन एंड देयर कैंसिल कर दे. तो ये था पहला रेमेडी, कैंसिलेशन और रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. नाउ सेकेंड रेमेडी जो होती है वो होती है आपकी क्लेम फॉर डैमेजेस. क्लेम फॉर डैमेजेस का मतलब होता है कि जो भी अग्रीव्ड पार्टी है जिसके साथ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जो अग्रीव पार्टी है उसके पास ये राइट होता है कि वो जो भी लॉसेस उसने सफर किए हैं उसके लिए वो कंपनसेशन अदर पार्टी से मांग सके. ठीक है, यहाँ पे जो लॉसेस होते हैं वो मॉनेटरी टर्म्स में, जो कंपनसेशन की बात यहाँ होती है क्लेम फॉर डैमेजेस में, वो मॉनेटरी टर्म्स में बात होती है कि जो भी हमारा खर्चा लग गया है किसी कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने में, क्योंकि एक पार्टी तो इन्वॉल्व वो अपना काम करे जा रही है, दूसरा पार्टी बीच में आके उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने की बात कर रहे, कह रहे कि हम नहीं कर पाएंगे आगे. तो जो भी अभी तक उसको डैमेजेस हुए हैं या जो भी लॉस उसने सफर किया है उसके लिए वो क्लेम कर सकता है इन मॉनेटरी टर्म्स. तो अग्रीव पार्टी के पास एक ये भी राइट होता है कि मॉनेटरी टर्म्स में वो कंपनसेशन के लिए अदर पार्टी को स्यू कर सकता है. तो दूसरी रेमेडी ये थी कि क्लेम कर सकता है फॉर डैमेजेस अग्रीव पार्टी. ठीक, नाउ थर्ड इज क्लेम फॉर क्वांटम मेरिट. क्लेम फॉर क्वांटम मेरिट का मतलब क्या होता है कि पेमेंट इन प्रपोर्शन टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन. इसमें क्या होता है कि मान लीजिए 2 पार्टीज इन्वॉल्व हैं, उसमें से एक पार्टी ने अभी तक का जितना काम कर दिया है, ठीक है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में
मान लीजिए हैं वो एंटर हैं और उसमें से एक पार्टी ने आधा काम उस कॉन्ट्रैक्ट में पूरा भी कर दिया है, मगर अब जो दूसरी पार्टी है वो उस टर्म्स एंड कंडीशंस का उल्लंघन कर रही है, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको वॉयलेट कर रही है और बीच में ही कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने की बात कर रही है। तो अभी तक जिस इंसान ने काम कर लिया है उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत, तो उसका तो लॉस हो गया ना। तो उस जितना भी जिस प्रपोर्शन में उसने अभी तक वर्क अपना किया है इस रेमेडी के अंडर में, वो उसके लिए उतने प्रपोर्शन का पेमेंट मांग सकता है। अग्रीव पार्टी के पास ऐसा राइट होता है कि जितना भी उसने अभी तक काम किया है उसके लिए वो अपना पेमेंट अदर पार्टी से मांग सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि एक्स और वाई एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं। एक्स कहते हैं कि भाई हम एक बुक लिखेंगे, और वाई पब्लिशर है, वाई कहते हैं ठीक है आप बुक लिखना स्टार्ट करिए, मैं आपका बुक पब्लिश कर दूंगा। मगर एक्स जब लिखना स्टार्ट करते हैं और कंप्लीट होने ही वाली होती है उनकी बुक, तो जो वाई होते हैं वो जो कि पब्लिश करने वाले थे उनकी बुक को, वो रिफ्यूज कर देते हैं कि हम आपकी बुक पब्लिश नहीं करेंगे। तो यहाँ पे एक्स के पास राइट है कि अभी तक जितना भी उन्होंने अपना काम कर लिया है उस बुक को लिखने में, उतने तक का वो उस प्रपोर्शन में ही वाई से पैसे जो हैं क्लेम कर सकते हैं, मॉनेटरी टर्म्स में उनसे कंपनसेशन के लिए क्लेम कर सकते हैं। ठीक, तो ये था क्लेम फॉर क्वांटम मेरिट, मतलब कि पेमेंट इन प्रपोर्शन टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन। अभी तक जितना भी उन्होंने काम कर दिया है उसके प्रपोर्शन में वो क्लेम मांग सकते हैं अदर पार्टी से। ये था थर्ड आपका रेमेडी फॉर द अग्रीव्ड पार्टी। ठीक, नाउ नेक्स्ट इज क्लेम फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। क्लेम फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में क्या होता है कि यहाँ पर कोर्ट एक ऑर्डर कर देती है पार्टीज पे, जो भी गिल्टी पार्टी होती है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, मतलब जिसने भी गलत किया होता है, वो कोर्ट वहां पे ऑर्डर कर देती है कि आपको सर्टेन परफॉर्मेंस ऑफ वर्क, आपको मतलब सर्टेन आपको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा इस कॉन्ट्रैक्ट में। अच्छा, ये चीज तब होती है जहां पे कोर्ट इस तरह का ऑर्डर पास करती है जहां पर कंपनसेशन या मॉनेटरी टर्म्स में आप किसी काम को उसका पेमेंट आप नहीं कर सकते। मॉनेटरी टर्म्स में आप उसको जांच उसकी नहीं कर सकते कि हाँ अगर इन्होंने इतना काम किया है तो हाँ इनको इतना पेमेंट कर देंगे तो इनको जो लॉसेस हुए हैं उससे इनकी भरपाई हो जाएगी। जहां पे इस तरह की चीजें आती है जहां हम असेसमेंट नहीं कर पाते हैं कि कितना हमको इन्हें अग्रीव पार्टी को पैसे देने हैं या मॉनेटरी टर्म्स में उनको बेनिफिट पहुंचाना है जो भी लॉसेस हुए हैं, उस केस में क्या होता है कि कोर्ट एक ऑर्डर कर देती है गिल्टी जो उसमें पार्टी होती है कि भैया ऐसा है कि अब तो आपको ये काम पूरा करना ही पड़ेगा, क्योंकि मॉनेटरी टर्म्स में भी अगर आप इनको डैमेजेस का क्लेम देंगे तो उस चीज की भरपाई नहीं हो पाएगी। तो यहां पर क्लेम फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में यही होता है कि जो भी अग्रीव्ड पार्टी है उसके फेवर में कोर्ट एक ऑर्डर करती है, जिसे कहते हैं हम, ये जो ऑर्डर होता है वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत एक ऑर्डर पास होता है, और वहां पर जो कोर्ट ने अगर गिल्टी जो पार्टीज में है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में उसको ऑर्डर कर दिया कि सर्टेन परफॉर्मेंस ऑफ वर्क आपको करना है, तो फिर उनको वो काम करना ही होगा। एक एग्जाम्पल इसमें आप समझ सकते हैं कि यूपी गवर्नमेंट का मान लीजिए लार्सन एंड टर्बो के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि भाई लार्सन एंड टर्बो हमारे यहाँ मेट्रो ट्रेन का वर्क करेंगे, प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे। विद इन 1 ईयर लार्सन एंड टर्बो ने कहा कि हम आपका ये मेट्रो का काम लखनऊ के शहर में कंप्लीट कर देंगे। अब क्या हुआ कि ड्यू टू सर्टेन रीजंस उनके रॉ मटेरियल्स नहीं आ पा रहे हैं या कोई उनको प्रॉब्लम आ रही है अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, मगर हम जो यूपी गवर्नमेंट ने टाइम दिया है वो तो 1 साल का दिया है कि आप भैया वर्क कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक की प्रॉब्लम हो रही, बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट को भी एडजस्ट करनी पड़ रही है। तो यहाँ पे अगर बीच में ही लार्सन एंड टर्बो ने रिफ्यूज कर दिया कि हम आपका काम 1 साल के अंदर नहीं कर पाएंगे या हम नहीं कर पाएंगे, सब कुछ अपने रीजंस उन्होंने बता दिए, तो यूपी गवर्नमेंट के पास क्या होगा कि ये राइट होगा, वहां के ऑफिशियल्स का ये राइट होगा कि वो जो है क्लेम कर सकते हैं लार्सन एंड टर्बो पे, और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के तहत कोर्ट लार्सन एंड टर्बो को ऑर्डर कर सकती है कि यू हैव टू कंप्लीट दिस वर्क विद इन 1 ईयर एनी हाउ। ठीक, तो यहां पे अगर कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया तो लार्सन एंड टर्बो को वो प्रोजेक्ट विद इन 1 ईयर कंप्लीट करना होगा, अदरवाइज जो भी एक्शंस
बताए गए हैं एक्ट के तहत, वो लार्सन एंड टर्बो को भुगतना पड़ेगा। जो भी पनिशमेंट बताई गई है वो उन्हें भुगतना पड़ेगा। तो ये होता है क्लेम फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, जहां पे मॉनेटरी टर्म्स में अगर आप असेसमेंट नहीं कर पा रहे हैं किसी भी चीज का और अग्रीव पार्टी को उससे रिलीफ नहीं मिल पा रहा है, तब कोर्ट की तरफ से एक ऑर्डर होता है और कोर्ट ने अगर उस परफॉर्मेंस को कंप्लीट करने के लिए कह दिया है तो जो गिल्टी पार्टी है उसको वो काम करना ही पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट इज क्लेम फॉर इंजंक्शन। क्लेम फॉर इंजंक्शन, इंजंक्शन का मतलब क्या होता है? इंजंक्शन इज एन ऑर्डर बाय अ कोर्ट फॉर नॉट या फॉर एब्स्टेनिंग फॉर डूइंग एनीथिंग। इंजंक्शन इज एन ऑर्डर by a court abstaining a person या abstaining the parties involved in a contract for doing anything। यहाँ पे ये जो ऑर्डर होता है इंजंक्शन ऑर्डर, ये एक तरह का नेगेटिव ऑर्डर होता है जहां पे कोर्ट जो पार्टीज इन्वॉल्व हैं उनको कुछ नहीं करने का ऑर्डर देती है कि आपको ये काम नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल कि एक मिस्टर ए है और वो एक थिएटर में गाना गाते हैं, सिंगर हैं, वो गाना गाते हैं और जो थिएटर के ओनर हैं मिस्टर बी, उनके साथ ए का कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि हम आपके यहाँ पे थिएटर में आकर गाना गाया करेंगे। बी ने कहा ठीक है आप बिल्कुल आइए, और मगर आपका ये है कि आप फिर अगर आप हमारे थिएटर में गाना गाएंगे तो आप दूसरे किसी थिएटर में गाना नहीं गाएंगे। मतलब साल भर तो आप कहीं भी और काम नहीं करेंगे, केवल आप हमारे थिएटर में सिंगिंग करेंगे। ए ने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मैं आप ही के यहाँ पर गाना गाया करूंगा आकर यहाँ पर। तो अब क्या होता है कि अभी कॉन्ट्रैक्ट को मतलब एग्जीक्यूशन में आए अभी केवल 1 महीना ही हुआ होता है, और ए क्या करते हैं दूसरे थिएटर ओनर से मिलके वहां पर जाके उनके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं और कहते हैं कि मैं आपके थिएटर में भी आके 2 घंटे आऊंगा और यहाँ पर मैं गाना गाऊंगा। अब जब उनको पता चल जाता है, पहले वाले ओनर को जहां पे गाना गा रहे थे, मतलब जो मिस्टर बी थे, उनको पता चल जाता है कि ए जो है दूसरे थिएटर में भी गाना गा रहे, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट में कहा गया है कि 1 साल तक ये हमारे थिएटर के अलावा कहीं और गाना नहीं गाएंगे। अब यहां पर क्या हो सकता है कि जो मिस्टर बी हैं वो ए पर क्लेम कर सकते हैं या इंजंक्शन ऑर्डर कोर्ट से लाके उनको रोक सकते हैं कि आप अदर थिएटर में जो जाके गाना गा रहे हैं वहां आप वो गाना गाने नहीं जाएंगे, आप जहां अभी हमारे यहाँ गा रहे हैं वहीं पर ही आप गाएंगे एज अ सिंगर। तो ये जो ऑर्डर होता है ये इंजंक्शन ऑर्डर होता है जहां पे कोर्ट एक नेगेटिव ऑर्डर पास करती है एब्स्टेनिंग अ पर्सन फॉर नॉट डूइंग एनीथिंग, मतलब उसको एब्स्टेन, उसको मना करती है या ऑब्जेक्शन एक लगा देती है कि आप ये काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपकी प्रायर कमिटमेंट्स किसी और कॉन्ट्रैक्ट के तहत पहले कहीं हैं, आप उसको पूरा करिए, और अगर आपने उस टर्म्स एंड कंडीशंस का ब्रीच किया तो फिर कोर्ट आपके खिलाफ एक्शन लेगी। सो दीज वर द रेमेडीज इन्वॉल्व्ड in this breach of contract for the aggrieved party. I hope you all understood this topic. Thank you so much.